तालूत ने कहा, बहन को जहेज में घर तो देना ही पड़ेगा, इसलिए तसद्दक से कहा जाए कि वो एक उम्दा से मकान का बंदोबस्त करे। यकीनन, मैंने कहा, लेकिन हम पहले से उसे मकान पेश तो नहीं कर सकते। हाँ, बहरहाल सोचेंगे इस बारे में। एक और ख्याल मेरे जहन में काट रहा है। क्या? चांद की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है। ओह, मैं भी संजीदा हो गया। बाकी प्रोग्राम वापसी पर रहेंगे। हाँ, तो ठीक है, जल्दी क्या है, मैंने कहा। दूसरे दिन जमशेद ने शमशेर वाले काम के मुकम्मल हो जाने की इतला दी। खरीदार नुमाइंदे का काम खत्म हो गया था। शमशेर को स्टॉक उठवाकर रकम वसूल कर ली गई। हिसाब से 6 लाख रुपए जमशेद के नाम मखसूस कर दिए गए, जिसकी उसे कोई इतला नहीं दी गई थी। मामलात चलते रहे और फिर नवाब जलालुद्दीन ने वापसी के बारे में तज़किरा किया। भाई, अब जब मुझे यहाँ आना ही है तो कुछ इंतजामात करने के लिए जल्द जाना चाहिए। आपकी यहाँ रिहाइशगाह के इंतजामात हो रहे हैं नवाब साहिब? हाँ भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नवाब साहिब अपनायत से बोले। एक और बात करनी थी नवाब साहिब, तालूत ने कहा। हाँ, ज़रूर, क्या बात है? साइम, तुम बाहर जाओ, तालूत ने कहा और मेरे कान खड़े हो गए। जाओ, तालूत ने डांटने वाले अंदाज में कहा और मैं हंस पड़ा। फिर मैं बाहर निकल आया, लेकिन भला मैं टलने वाला था। रासिम की अंगूठी पर मैंने कब्जा जमा रखा था। चुनाचे दूसरे लम्हे मैंने अंगूठी पहनी और उल्टे कदमों अंदर चला गया। तालूत ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। खैरियत? बड़ी राजदारी बरती जा रही है, नवाब साहिब मुस्कुरा कर बोले। बात ही ऐसी है। कहो। नवाब साहिब, मैं चाहता हूँ अफशां की शादी साइम से हो जाए। ओह, नवाब साहिब संजीदगी से बोले। क्या आपने कभी इस सिलसिले में सोचा है? तालूत ने पूछा। जो कुछ कहूँगा उस पर संजीदगी से यकीन कर लोगे? नवाब साहिब बोले। यकीनन, खुद मेरे जहन में भी ये ख्याल आया था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ सकी। बहरहाल तुम्हारी हैसियत तनवीर से बहुत बड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है नवाब साहिब, तालूत ने कहा। बहरहाल अब आप इस बारे में कोशिश करें। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, ये काम ज़रूर होना चाहिए। ओह, मेरा ख्याल है मुश्किल तो नहीं होगा। तनवीर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कौन सी हो सकती है? तो फिर इब्तिदा कब कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इसमें देर मुनासिब नहीं है। यकीनन, फिर कल शाम को मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। यूं तो तनवीर को भी तलब किया जा सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात उसके घर पर ही मुनासिब रहेगी। बिल्कुल ठीक, तालूत ने जवाब दिया और वह दूसरी गुफ्तगू करने लगे। मैंने खामोशी से खिसक आने में आफियत समझी। तालूत को शुबा भी हो सकता था। थोड़ी देर के बाद तालूत मेरे कमरे में आ गया। मैं एक बार कुर्सी पर दराज था। बात हो गई शरीफ आदमी? क्या हुई? मैंने दबे दबे इश्तियाक का इजहार किया। बस कल तनवीर साहब से गुफ्तगू होगी। ओह, खुद नवाब साहब का क्या ख्याल है? बस वही, चाहते तो वो भी यही थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ सकी। शुक्रिया तालूत, मेरे ख्याल में ये मुनासिब कदम है। खुश हो? हाँ, लेकिन एक दरख्वास्त है। अर्ज करो, तालूत शायराना अंदाज में बोला। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा मतलब है रासिम की अंगूठी पहनकर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हर्ज है? तालूत शरीफाना अंदाज में बोला और मैंने उसे भींच लिया। दूसरा दिन कई दिलचस्पियों का हामिल था। हम दफ्तर पहुंचे तो तसद्दक ने बताया कि 2 बार शमशेर का फ़ोन आ चुका है। उसने दोनों बार आपके बारे में पूछा था। वेरी गुड, उसे एहसास हो गया? ऐसा ही लगता है। और कुछ कहा था? बस आखिर में कहा था कि जब आप आ जाएं तो उसे इतला कर दी जाए। उसने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है। तालूत ने मेरी तरफ रुख करके आंख दबा दी। अब गुफ्तगू करो जंगल के शेर से। वाकई खौफ महसूस हो रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मैंने तसद्दक से कहा, ठीक है तसद्दक, शमशेर को इतला दो कि हम आ गए हैं। बेहतर जनाब, तसद्दक ने कहा और चला गया। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद उसने हमसे राब्ता कायम किया। इंटरकॉम पर उसने कहा, मैंने शमशेर को रिंग करके इतला दे दी है जनाब। क्या कहा? कुछ नहीं, फ़ोन रख दिया। ओह ठीक है तसद्दक, वो आ जाए तो उसे एहतराम से हमारे पास ले आया जाए, मैंने कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। तालूत दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रहा था। क्या उसके आने के इम्कानात हैं? बहुत जल्द, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरा ख्याल गलत नहीं था। तकरीबन 10 मिनट के बाद शमशेर की आमद की इतला मिली और हमने उसे अंदर बुला लिया। शमशेर एक कीमती सूट में मलबूस था। उसके चेहरे पर वहशत छाई हुई थी, होंठ भिंचे हुए थे। हेलो शमशेर, आओ भाई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट न आई, बल्कि आंखों में एक खूंखार चमक पैदा हो गई। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसने कहा। ज़रूर, बैठो। वैसे तुमने मुसाफे की कोशिश नहीं की और ये इस बात का इजहार है कि तुम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने नहीं आए हो। दोस्ताना? वो जहर खुंद से बोला। हालात दोस्ताना ही तो हैं। खैर, फिर भी बैठो, हमारे दरवाजे पर आए हो, मैंने भी हकारत से कहा। शुक्रिया। शमशेर बैठ गया। हाँ, शुरू हो जाओ, क्या बात है? मैंने भवें उठाकर पूछा और शमशेर तिल मिलाकर रह गया।
तालूत के चेहरे पर अलबत्ता बड़ी पुरसुकून कैफियत तारी हो गई, जैसे मेरे अंदाज से वो मुतमईन हो। ये अब क्या हो रहा है? शमशेर गुर्राया। कहा, कारपेट सेंटर क्या है? तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आता? क्या मतलब? ये कालीनों का बड़ा मरकज है और बैनुल अक़वामी पैमाने पर कालीनों की तजारत करता है। आगे बढ़ो। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब मेरे मुकाबले पर किया गया है, शमशेर ने कहा। तुम्हारे मुकाबले पर? मैं हंस पड़ा। खूब। बहरहाल खुश फहमियाँ जिंदा रखती हैं, वरना तुम्हारी नन्ही सी दुकान का कारपेट सेंटर से क्या मुकाबला? फिर भी अगर तुम ये समझते हो तो मुकाबला करो। मर्दों को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी, शमशेर ने उसी अंदाज में कहा। इसकी वजाहत भी कर दो। दरअसल तुम्हारी गुफ्तगू अरिथमेटिक में होती है, मैंने कहा। बस मैं यही इतला देने आया था। शमशेर ने कुर्सी सरकाई। ओह, बैठो मेरी जान। मेरा ख्याल है तुम सादा पानी पीना पसंद करोगे। वैसे इतला का शुक्रिया, और इसके एवज एक हमदर्दाना मशवरा नोट करते जाओ। वो क्या? शमशेर ने उठते हुए पूछा। बीवी बच्चों और दुनिया से उकता गए हो तो दूसरी बात है, वरना एक मुखलिसाना मशवरा है कि अपनी मामूली सी रियासत फरोख्त करके कोई छोटी मोटी परचून की दुकान खोल लो, पेट भरता रहेगा। कारपेट सेंटर से मुकाबले का और हमारे खिलाफ कुछ करने का फितूर जहन से निकाल दो, और कोई ऐसी कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई जैसी होगी उसे देख लेना। तुम भी लिख लो। तुम्हें कुत्तों की तरह सड़कों पर भौंकने पर मजबूर ना कर दिया तो शमशेर नाम नहीं। शमशेर ने खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। नाम तो अब भी तुम्हारा गलत है मेरी जान। एक मशवरा मेरा भी है, तुम अपना नाम शमशेर से बदलकर गुलंदाम रख लो और कहीं गाने बजाने का कारोबार करो। शमशेर जैसा नाम तुम्हारे साथ ऐसा ही लगता है जैसे किसी मदारी ने बंदर के हाथ में बंदूक देकर उसे सीधा खड़ा होने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन दुम लटकती रहती है। अरे हाँ, दुम तो लटकती ही रहती है। तालूत कहके लगाने लगा और शमशेर झिल्लाहट में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। हम काफी देर तक कहके लगाते रहे। फिर जमशेद की आमद पर यह सिलसिला खत्म हुआ। जमशेद मुस्कुराता हुआ अंदर आया। आओ भाई जिमी डार्लिंग, क्या हाल है तुम्हारे कुश्ता सितम का? जी, जमशेद बौखला कर बोला। मेरी मुराद शमशेर से है। ओह, आज अभी तक उसके बारे में रिपोर्ट नहीं मौसूल हुई? क्या मतलब? मुझे उसकी रोजाना रिपोर्ट मिलती है। मेरा एक आदमी उसके बिल्कुल करीब है। अरे, हम दोनों चौंक पड़े। हाँ, ये जरूरी था। यार तू क्यामत का इंसान है जमशेद। कौन है वो? लिली हालफिश, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, मौसीकी की रसिया। लेकिन अब उसका जिम खो गया। वो मेरी दाढ़ी से प्यार करती थी जनाब। आजकल सिर्फ फोन से काम चला रहा हूँ। खुदा की पनाह, देखा हमारे इस अमेरिकन बदमाश को क्या चक्कर चलाए हुए हैं इसने हमारे शमशेर के खिलाफ। अब तो उस बेचारे पर तरस आने लगा है। जमशेद हंसता रहा। फिर उसने कहा, बहरहाल उसे ये इतला तो मिल चुकी है कि उसका सौदा कैंसिल हो गया है। जब ही आया था। जमशेद चौंक कर बोला। हाँ, अभी उठकर गया है। वेरी गुड। क्या कह रहा था? जमशेद ने दिलचस्पी से पूछा और हमने उसे तफसील बता दी। जमशेद भी उसकी गुफ्तगू से काफी महफूज हुआ। काफी देर तक हम इस पर तबसरा करते रहे और फिर जमशेद इजाजत लेकर चला गया। हम लोग दूसरे मौजूआत पर गुफ्तगू करते रहे। मुझे शाम होने का बेचैनी से इंतजार था। बिलाखिर खुदा खुदा करके वक्त गुजरा। वापसी में हम एक ही कार में आए थे। मेरा ख्याल है नवाब जलालुद्दीन को भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम साथ हो। अरे, उन्हें कैसे होगा? जाहिर है। घर चलकर पहले तनवीर साहब को फोन करेंगे। मैं भी यही कहने वाला था, मैंने कहा और खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर हम कोठी पहुंच गए। नवाब जलालुद्दीन संजीदा आदमी थे। हालात नॉर्मल थे, लेकिन वो चलने के लिए तैयार थे। और फिर उन्होंने तनवीर साहब को फ़ोन करके उनकी मौजूदगी के बारे में मालूम किया और उनसे कह दिया कि इंतज़ार करें, वो आ रही हैं। और फिर वो और तालूत चल पड़े। ड्राइविंग खुद तालूत कर रहा था और नवाब साहब उसके बराबर बैठे थे। चुनाचे पिछली सीट मेरे लिए खाली थी और मैं उस पर अपना सांस रोक के बैठा था। थोड़ी देर के बाद हम तनवीर साहब की कोठी में पहुंच गए। तनवीर साहब बाहर ही हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने पोर्च में ही हमारा इस्तकबाल किया। अरे खैरियत, बाहर कैसे टहल रहे हो? नवाब साहब ने पूछा। ना जाने क्यों, आपके फ़ोन के बाद मैं खिलजान में मुब्तला हो गया। क्यों, ऐसी क्या खास बात थी मेरे फ़ोन में? बस कुछ अजनबियत थी, कुछ अनोखापन था। बहुत खूब, नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले। बहरहाल अनोखापन ज़रूर है, मगर नाखुशगवार नहीं। आओ बैठेंगे, लेकिन ऐसी जगह जहां दूसरे मदाखलत न करें। ओह, है ना खास बात? तनवीर साहब फीके अंदाज में मुस्कुराए। हाँ, खास बात तो ज़रूर है, नवाब साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा और हम एक तरफ चल पड़े। मैं खुद को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों से दूर नहीं था और बेआवाज़ उनके पीछे पीछे चल रहा था। बिलाखिर तनवीर साहब एक कमरे में पहुंच गए। ये उनकी मखसूस नशिस्त का कमरा था। खूबसूरत कुर्सियों पर सब बैठ गए। मैं उनके नज़दीक बैठने की हिम्मत न कर सका। क्या पियेंगे जलाल भाई? अभी कुछ नहीं। क्यों आदिल? नवाब साहब ने कहा। हाँ, अभी तो ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तालूत ने जवाब दिया।
लिल्ला, आप जल्दी बोल पड़े जलाल भाई, ऐसी क्या बात है? मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। तनवीर साहब बोले। ओह तनवीर, मैं कह चुका हूँ कोई परेशान कुन बात नहीं बल्कि मुसर्रत खेज है। रस्मी सा सवाल है लेकिन बहरहाल जवाब जरूरी है। इन बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किन बच्चों के बारे में? मेरी मुराद साइम और आदिल से है। मेरे ख्याल से क्या मुराद है? कैसे हैं ये दोनों? मिसाली, काबिले फ़ख्र, तनवीर साहब ने जवाब दिया। सुनो तनवीर, अगर इनमें से किसी को ख्वाहिश होती, अगर इनमें से कोई चाहता तो मैं सीमी का हाथ इनके हाथ में बखुशी दे देता। खुदा का एहसान है कि वह एहसान के साथ खुश है। मैं एक बेटी का बाप होकर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरी मुराद है कि मैं इन्हें इतना अजीज रखता हूँ। अब आदिल की राय है, बल्कि आदिल की ख्वाहिश है कि साइम को तुम अपनी फर्जंदी में कबूल कर दो और अफशां का अक़द साइम से कर दो। अगर तुम्हारे जहन में दूसरा कोई एहसास हो तो यूं समझो मैं साइम के बाप की हैसियत से तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तनवीर साहब का चेहरा खुश्क हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगे। कई मिनट तक वो खामोश और परेशान बैठे रहे, फिर बोले, जलाल भाई, खुदा की कसम, जो कुछ कह रहा हूँ दिल की गहराइयों और खुलूस से कह रहा हूँ। आपको खुदा की कसम, इसमें कोई फरेब तलाश ना करें। मेरे लिए भी ये दोनों वही हैसियत रखते हैं जो आपके लिए। बस एक पीछ है। वो क्या? काश ये उन हालात में ये बात कह देते जब ये खुलकर सामने नहीं आए थे। अब दुनिया सोचेगी कि तनवीर इनकी हैसियत पर रीझ गया। अहमकाना ख्याल है। हम अपनी अफशां को किसी फ़कीर से कैसे ब्याह सकते हैं? हमें हम पल्ला दामाद की ज़रूरत तो होती ही, सो हमें मिल गया। लेकिन इन लोगों की हैसियत घर के अफराद की सी रही है। और ये और भी अच्छी बात है, घर का लड़का ही अच्छा हो तो बाहर झांकने की क्या ज़रूरत है? नवाब जलालुद्दीन ने तनवीर साहब की एक ना चलने दी। वो तो ठीक है, मेरा ख्याल है आप मेरी जहनी कैफियत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तनवीर साहब बेबसी से बोले। देखो तनवीर, कोई और मामला होता तो शायद मैं तुम पर इतना हक रखता हूँ कि तुमसे पूछे बगैर भी कोई बात कर सकता हूँ, लेकिन इस बारे में तुम्हें पूरा पूरा हक है, जो फैसला भी करो। लेकिन ऐसी बात का सहारा मत लो जिसकी कोई हैसियत कोई हकीकत ना हो। हाँ, तुम साइम को अफशां के लिए नामौजूद करार दे सकते हो, उसकी ज़ात उसकी शख्सियत पर तनकीद करके इस रिश्ते को नामंजूर कर सकते हो, यह तुम्हारा हक है। नवाब साहब संजीदगी से बोले, और मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बिलाशुबा नवाब जलालुद्दीन इस काम के लिए मौजूद तरीन इंसान थे। खुदा की कसम, ये दोनों नौजवान मेरी निगाह में अजीम है। लेकिन आप मुझे मशवरा दें जलाल भाई, मैं इनसे कमतर हूँ। इस एहसास को कहाँ ले जाऊँ? मुझे कुछ बोलने की इजाज़त मिलेगी नवाब साहिब? तालूत ने मदाखलत की। हाँ ज़रूर। मुझे तनवीर साहब के इन अल्फाज से इख्तलाफ है। एक शख्स की औलाद अगर तरक्की करके कुछ से कुछ बन जाए तो क्या बाप उसके सामने एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है? हाँ, ये दूसरी बात है कि किसी अजनबी को अपनी औलाद समझने में खासी मुश्किलात पेश आती हैं। ओहो, ये बात नहीं है आदिल मियाँ, तनवीर साहब तड़प कर बोले। तनवीर साहब को मेरे भाई के रिश्ते पर एतराज़ है, वो उसे कबूल नहीं कर सकते। ठीक है नवाब साहब, हम उन्हें एहसास कमतरी का शिकार न होने देंगे। आप लोगों की मोहब्बत के सहारे हम लोगों ने यहाँ एक घर बना लिया था। हमने आप ही के प्यार के सहारे यहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। जब हमें प्यार की उस रोशनी में कुछ तारीख धब्बे नज़र आ रही हैं तो फिर ये शहर ही हमारे लिए अजनबी हो गया। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर छोड़ देंगे नवाब साहब। तालूत उठ खड़ा हुआ। नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गई। तनवीर साहब तड़प कर खड़े हो गए थे। आदिल, आदिल बेटे, शायद मुझसे हमाकत हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बाखुदा अब तुम्हारे बगैर इस शहर में दिल नहीं लगेगा। खुद को हमसे इस कदर दूर क्यों समझ रहे हो? इस दूरी का एहसास दिलाया जा रहा है, तालूत ने कहा। और आदिल की बात पत्थर की लकीर होती है। मैं अफशां को इनकी कनीज बनाने को तैयार हूँ। इसके बाद इन्हें इख्तियार होगा। वो मेरी बहन है और बहनें भाइयों की कनीजें नहीं होती। मैं उससे एक और रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। हो सके तो इसमें मेरी मदद करें। फिर बेटे तुम्हें इख्तियार है। तनवीर साहब ने हथियार डाल दिए और नवाब साहब खुशी से खड़े हो गए। तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? नामंजूर तो हो ही नहीं सकता, बस मैं उलझन का शिकार हो गया था, तो अब उस उलझन को जहन से निकाल दो। तनवीर साहब खुशी से बेकाबू हुए जा रहे थे। निकाल दी। तनवीर साहब फीके अंदाज में बोले। चलो भाई आदिल, मुबारक, नवाब साहब ने कहा। और मैं खुशी से बेकाबू हो गया। और मैं वहाँ रुकने वाला कहाँ था? अफशां को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने अंगूठी उतारकर जेब में डाली और उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, दरवाज़ा खुला ही है। अफशां की आवाज़ सुनाई दी और मैं अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर अफशां उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात फैल गए। अरे आप अचानक? जी हाँ, आइए। अफशां खड़ी हो गई। उसने मेरे लिए कुर्सी खिसकाई और मैं बैठ गया। तन्हा हैं? अफशां ने पूछा। हरगिज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम मेरे साथ हो? यकीनन। मगर क्या आदिल भाई नहीं आए? नवाब साहब भी आए हैं। कहाँ हैं? तनवीर साहब के कमरे में। ओहो, अचानक आए आप लोग, फ़ोन ही कर लिया होता। क्या करती हैं आप? इंतज़ार। अफशां दिल आवेज़ अंदाज में मुस्कुराई।
दोनों हजरात हमारे दरमियान से यही उलझन दूर करने आए हैं। क्या मतलब? अफशां के चेहरे पर सनसनी फैल गई और मेरा ख्याल है उसमें कामयाब भी हो गई हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, साइम प्लीज, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं प्लीज। अफशां निढाल सी हो गई। उसकी कैफियत अजीब हो गई थी। मैंने उसे तंग करना मुनासिब ना समझा और उन लोगों की आमद का मकसद और तनवीर साहब से गुफ्तगू की तफसील बता दी। अफशां का चेहरा गुलाबी हो गया था, उसकी गर्दन झुक गई थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। क्या बात है अफशां? मैं उसके करीब पहुंच गया। कुछ नहीं साइम, खुश हो? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अफशां आहिस्ता से बोली। फिर किससे पूछूं? खुद से। अफशां ने आंखें बंद कर लीं। फिर काफी देर तक हम इस तासुर में डूबे रहे। फिर अफशां चौंकी और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। क्यों? मैंने उसके बदले हुए अंदाज पर चौंक कर पूछा। आप इस गुफ्तगू में कहाँ से शरीक हो गए? छुप कर सुनी थी, किसी को मेरे आने की इतला नहीं है, मैंने जवाब दिया। ओहो, तो फिर अब आप जाएं। देखिए बुरा ना माने, पहले दूसरी बात थी। पहले मैं दूसरों पर जाहिर करना चाहती थी कि वो आपके बारे में सोच लें, मेरे लिए आपकी हैसियत समझ लें। अब उन्होंने समझ लिया है। अब मुझे शर्म आएगी। ये गड़बड़ ठीक नहीं है अफशां, मैं तुमसे मिलूंगा ज़रूर, मैंने कहा। हाँ, उसके लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन अब चुप कर, अफशां ने शर्मगी अंदाज में कहा। फिर कब? कल? किस वक्त? दफ्तर आऊंगी, अफशां ने जवाब दिया। किस वक्त? 2 बजे, बहाना करके, प्लीज अब जाइए, अफशां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा और फिर उसने मेरी उंगलियां चूम लीं और मैं खुशो खुर्रम बाहर निकल आया। लेकिन बाहर आते ही मैंने अंगूठी पहन ली थी। जमशेद ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी थीं। तसद्दक और वो मिलकर क़यामत ढा रहे थे। दुनिया के बहुत से ममालिक में कालीन दरामद किए जा रहे थे और दुनिया के बहुत से ममालिक को बरामद किए जा रहे थे। इसके अलावा मुल्क भर में खरीदारों का जाल फैला दिया गया था जो हर उस जगह से राब्ता कायम किए हुए थे जहां कालीन तैयार हो रहे थे और उम्दा कीमत पर फौरन माल खरीद लेते। शमशेर की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जमशेद का जासूस काम कर रहा था और सिर्फ ये इतला थी कि शमशेर ज़हनी तौर पर दिवालिया होता जा रहा है। तालूत वक्त मुकर्रा पर चला गया था, लेकिन वापस आया तो किसी कदर परेशान था। मैंने उसकी शक्ल देखकर उससे खैरियत पूछी। खैरियत नहीं है यार, उसने बताया। क्या बात है तालूत, मुझे नहीं बताओगे? ना बताने की क्या ज़रूरत है, मेरा ख्याल है मुझे फिर ऊपर से राब्ता तोड़ना पड़ेगा। क्यों? आजकल वालिद साहब पर मेरी शादी की फिक्र सवार है। इस बार उनसे खासी गर्मा गर्मी हुई है। किसी ज़मीनी लड़की के बारे में वो गौर करने को तैयार नहीं है। ओह, मैंने भी फिक्रमंदी से कहा। फिर क्या करोगे? इसी सोच में हूँ। अगर तुम उनकी मर्जी के बगैर यहाँ शादी कर लो तालूत, तो इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैंने पूछा। तालूत चौंक पड़ा। वो पुरख्याल अंदाज में मुझे देख रहा था। फिर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। आंखों में किसी कदर मुस्कुराहट नजर आई और फिर वो बोला, यार मेरा ख्याल है पूरी जिंदगी में तुमने एक निहायत कीमती बात कही है, वो भी इत्तफाकन। यानी दरअसल मैं इस बात से फिक्रमंद था कि अब उनकी निगाहों से छुपना मुश्किल था। पहले तो हम जगहें बदलते रहते थे, अब यहाँ से कहीं जाना मुश्किल है यकीनन। फिर अब तुम्हारे इस ख्याल ने मेरे जहन में एक और ख्याल पैदा कर दिया है और ये ख्याल निहायत शानदार है। यहीं शकीला को अपना लूं और आइंदा माह जाऊं तो शकीला को बीवी की हैसियत से अपने साथ ले जाऊं। अगर इस हैसियत से वो लोग उसे कबूल कर लें तो ठीक है, वरना फिर उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। ओह, ये ख्याल आया है तुम्हारे जहन में? हाँ, सोच लो तालूत, अगर उनका रद्द-ए-अमल सख्त हुआ तो? जो कुछ भी हो यार, राजहंस को छोड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ठीक है मेरी जान, फिर बिस्मिल्लाह करो। क्यों ना हमारी और तुम्हारी शादियां साथ ही हों, तालूत ने कहा। अब तुम नहीं शर्मा रहे तो मैं क्या शर्माऊं? ठीक है, तब फिर यार इस सिलसिले में नवाब साहब से ही बात करो, तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। लेकिन मैंने नवाब साहब से गुफ्तगू करते हुए कुछ और भी कारनामे अंजाम दिए। एक रात मैंने उन्हें उनके कमरे में जा लिया। आज फिर आपको जहमत देने जा रहा हूँ। हाँ बेटे, क्या बात है, कहो। वैसे मैं तुम लोगों से गुफ्तगू करने वाला था। जी पहले आप फरमा दें। बस कोई खास बात नहीं थी, मैं जाना चाहता था। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी से पहले फारिग होकर आ जाऊँ, ताकि यहाँ अपना घर बनाकर दिल जमाई से तुम्हारी खुशी में हिस्सा ले सकूँ। ये तो किसी तौर मुमकिन नहीं नवाब साहब। ओहो, क्यों? हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं और सरपरस्त का यहाँ होना ज़रूरी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं भी रहूँ, हर जगह तुम्हारा सरपरस्त हूँ। मेरी यही ख्वाहिश थी, मैंने कहा। सर आंखों पर, मैं कब इनकार कर सकता हूँ? नवाब साहब शफकत से बोले। मैं आपकी शफकत पर नाज करता हूँ नवाब साहब, एक और मसला दरपेश है। हाँ कहो, इसमें परेशानी की क्या बात है? शकीला आदिल की पसंद है, वो उससे शादी करना चाहता है। ओह खुदा की कसम, कितनी खुशियाँ समेटूं। बेहद दिलचस्प, निहायत हैरत अंगेज। 2 बीवियाँ हमशक्ल, 2 शौहर हमशक्ल, एक अजूबा नहीं है लोगों के लिए? नवाब साहब मुसरत से बोले। ये भी आप ही को करना है तो मियाँ कोई कहने की बात है ये? बल्कि मेरा ख्याल है दोनों शादियाँ एक वक्त हों और तनवीर के यहाँ से हों। 2 नहीं 3, मैंने इजाफा किया। वल्लाह,
ये तीसरा जोड़ा कौन है? जमशेद और अजरा। अरे, नवाब साहब उछल पड़े। जी, मगर ये अजरा कौन है? उन्होंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा और मैंने पूरी तफसील से अजरा के बारे में नवाब साहब को बता दिया। नवाब साहब हैरत और दिलचस्पी से सुन रहे थे। फिर वो एक तवील सांस लेकर बोले, लेकिन जमशेद का मसला उलझा हुआ है। उसका बाप इसे किस तरह कबूल करेगा? तनवीर भी रिश्तेदारी की वजह से ये जिम्मेदारी शायद कबूल ना करे। वो दीगर बात है, लेकिन आप उनसे गुफ्तगू तो ज़रूर करें। बाकी जिम्मेदारी हम खुद कबूल कर लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। तो आज आपके लिए यही दर्द सर लाया था। इसे दर्द सर कहते हो बेटे? मेरी ज़िंदगी तो तुम लोगों में शामिल होकर और खुशगवार हो गई है। तुम जितने नेक दिल इंसान हो उसकी मिसाल जमशेद और अजरा के सिलसिले में भी मिलती है। थोड़ी सी नेकी मुझे भी करने दो, वो ये कि अजरा को मैं अपनी बेटी की हैसियत से ब्याहूँगा। हम आपको नहीं रोकेंगे नवाब साहब। वैसे हम भी उसके लिए कुछ तय कर चुके हैं। शादी के बाद जमशेद अमेरिका ज़रूर जाएगा, लेकिन वापस यहीं आ जाएगा। बहुत खूब। यकीनन तुमने कोई गहरी बात सोची होगी। एक बात और बता दो, इस सिलसिले में कब तक ख्याल है? बराहे करम इसे सिर्फ ज़रूरत ख्याल फरमाएं। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ कि इसमें मेरा मामला भी शामिल है। ये काम 10-15 दिनों में हो जाना चाहिए। ठीक है मियाँ। अजरा के मामले में थोड़ी सी उलझन है। बहरहाल उसके घर चलकर उसके वालिदैन को राज़ी करेंगे। बल्कि एक तब्दीली क्यों ना की जाए? जी, तुम्हारे मशवरे से इस तरह थोड़ी सी तफरीह भी बढ़ जाएगी। 2 शादियाँ यूँ हों कि लड़कों की बारात तनवीर के मकान पर जाए और दूसरे दिन जमशेद की बारात तनवीर के मकान से यहाँ आ जाए और हम यहाँ से अजरा को रुखसत करें। जमशेद बहरहाल तनवीर का अजीज़ है, उसका हक भी है। कोई हर्ज नहीं है। ये बात आप तनवीर साहब से कर लें। तुम लोग भी साथ होगे? नवाब जलालुद्दीन बोले और मैंने गर्दन हिला दी। दूसरे दिन मैं और तालूत नवाब जलालुद्दीन के साथ तनवीर साहब के यहाँ पहुँच गए। तनवीर साहब ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। उनके चेहरे की सारी शिकनें मिट गई थीं और वो बहुत बशाश नजर आ रहे थे। भाई, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। कोई भी रिवायती अंदाज इख्तियार किया जाए, जब तक शादी ना हो जाए साइम मियाँ इसी बेतकल्लुफ़ी से आते जाते रहें। तो तुम्हारा ख्याल था कोई तकल्लुफ़ किया जाएगा? नवाब साहब बोले। हरगिज़ नहीं। किया जाता तो मुझे अफसोस होता। तनवीर साहब बोले। कुछ ज़रूरी अमूर थे। नवाब साहब बोले। इरशाद? शादी की तारीख तय करनी है, ये आप पर मुनहसिर है। तनवीर साहब बोले। बात 3 शादियों की है, सोच लो। अगर मैं 15 दिन का वक्त रख दूँ तो 15 दिन में तो 15 शादियाँ हो सकती हैं जलाल भाई, मगर ये 3 शादियाँ। हाँ भाई, तो क्या तुम्हारी दूसरी बेटी शकीला यूं ही बैठी रहेगी? हरगिज़ नहीं। तनवीर साहब खलूस से बोले। मैं भी अपने दोनों बच्चों साइम और आदिल के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी एक बच्ची भी है, उसकी शादी भी तुमसे तय करना है। बच्ची? तनवीर साहब हैरानी से बोले। हाँ, तुम उसके लिए जमशेद का रिश्ता लेकर आ जाओ। अब बाप ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन खैर तुम भी क्या याद करोगे? जलाल भाई वल्लाह क्या कह रहे हैं? जमशेद तुम्हारी बीवी का भतीजा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? लेकिन लड़की मेरी बेटी है, रिश्ता लेकर आओ तो देख भी लेना। नवाब साहब ने कहा। मेरी तो अकल चकरा कर रह गई है। तब फिर अपनी बीवी से रुजू करो, बल्कि तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बुलाओ भाभी जान को। नवाब साहब ने कहा और तनवीर साहब जल्दी से उठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी माँ कमरे में पहुंच गईं और नवाब साहब ने बगैर किसी तमहीद के सिलसिला शुरू कर दिया। बात यह है भाभी जान के जमशेद की बदली हुई शख्सियत के तहत उसकी हैसियत ही बदल गई है। मैं कुछ नागवार बातों का इंकशाफ करना ज़रूरी समझता हूँ। गो इसके लिए मैंने इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बगैर बात आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा। आपके भाई साहब ने जमशेद को अमेरिका से इसलिए भेजा था कि वो आपकी बच्ची को शीशे में उतारे, उससे शादी करे और इस तरह आपकी दौलत का मालिक बन जाए। लेकिन जमशेद खसलत में बाप से मुख्तलिफ निकला और ऐसी शक्ल बनाकर यहाँ आया कि आप उसे कबूल ना करें, और वो इसमें कामयाब रहा। लेकिन ये उसकी सिर्फ नेक दिली थी। वो इस तरह अपने बाप की हवस पूरी करना नहीं चाहता था, और उस वक्त तक जब तक उसे अच्छा साथ न मिला वो अपनी कोशिशों में मसरूफ रहा। नवाब साहब तवील सांस लेकर रुके और फिर बोले। आदिल और साइम ने उसकी जहनी उलझनों को दूर करने में मदद दी और फिर वह इंसान बन गया, और अब इस बदली हुई शक्ल के तहत उसने अपने कुछ हकूक भी पैदा कर लिए हैं। हमने उसके लिए एक लड़की का इंतखाब किया है, और अब मेरी ख्वाहिश है कि आप फूफी होने के नाते से उसकी सरपरस्त बनकर उसकी शादी कर दें। बड़ी माँ हैरत से मुंह फाड़े ये सब कुछ सुन रही थीं। 1 मिनट तक वो सकते के आलम में रहीं, फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली। लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे मालूम भाईजान? जमशेद की जुबानी। ओह, बड़ी माँ अफसुर्दगी से बोली। भाईजान ने कभी मेरा अच्छा ना सोचा। काश मेरा कोई भाई ना होता, हसरत तो ना होती। मैं उस जमशेद के लिए ही कुछ क्यों करूं? मेरा उससे क्या रिश्ता? नहीं भाभी जान, इस अंदाज में ना सोचिए। बहरहाल वो आपका भतीजा है। अरे तो भाईजान क्यों खुश होंगे इस बात पर? हम ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जमशेद के लिए किया जा रहा है, और वो इसी काबिल है। वो खुद भी अपने बाप की हरकतों से नाला है।
सोच लें भाई साहब, मेरी जान को ना आ जाएं। ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा, उनसे भी निमट लेंगे। जैसी आपकी मर्जी। लड़की कौन है? मेरी बेटी। आपकी? हाँ, मगर कौन सी? ये तो आप रिश्ता लेकर आएंगी तब पता चलेगा। कहाँ आऊँगी? बड़ी माँ ताज्जुब से बोली। भाई मेरे बच्चों के घर, मेरे घर। ओह, आप शकीला की बात कर रही हैं? अरे तौबा तौबा, वो मेरी कहाँ, वो तो आपकी बेटी है, और उसकी शादी तो आदिल मियाँ के साथ होगी। आपने दरअसल मेरी दूसरी बेटी को देखा ही नहीं है। ईमान से मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। आपको तो अल्लाह समझाएगा या फिर तनवीर। बहरहाल आप कल रिश्ता लेकर आ रही हैं। जो हुक्म भाई साहब, बड़ी माँ ने कहा। वो नवाब जलालुद्दीन का बेहद एहतराम करती थी। चलो भाई, ये मसला भी तय हो गया। तो कल शाम 4 बजे आप हमारे यहाँ आ रही हैं मिठाई के साथ। जी, हाजिर हो जाऊंगी, बड़ी माँ ने कहा। चलें भाई, ये मसला भी हल हो गया, नवाब जलालुद्दीन ने कहा, और फिर उन्होंने तनवीर साहब से इजाज़त तलब कर ली। ऐसी क्या जल्दी है भाई साहब, बैठें भी। जल्दी तो है भाई, तुम नहीं समझोगे, इजाज़त दो, नवाब साहब ने कहा, और फिर वह तनवीर साहब से इजाज़त लेकर हम दोनों के साथ वहाँ से चल पड़े। जल्दबाजी तो नहीं हो गई? उन्होंने कहा। क्या मतलब? तालूत बोला। मैंने कल उन्हें बुला लिया है, जबकि लड़की को अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। मेरा मतलब है अजरा की वालदा वगैरह तैयार हो जाएंगी। मैंने पूरी तरह नोट किया है जनाब, तालूत ने कहा। आपकी दुनिया के गरीब लोग अमूमन खुददार होते हैं। वो अपने माहौल में ही जिंदगी से जंग करते हैं, जबकि बाज़ दौलतमंद मज़ीद दौलतमंद बनने के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। मेरा ख्याल है ये लोग भी मुश्किल ही से राज़ी होंगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है बेटे, नवाब जलालुद्दीन ने कहा, लेकिन ये आपकी दुनिया क्या मायने रखती है? दरअसल हमारी रियासत में दूसरे उसूल हैं। हमारे यहाँ गरीब और अमीर नहीं होते। तुम्हारी रियासत, ना जाने उसे देखने की ख्वाहिश भी कभी पूरी होगी या नहीं? मेरा ख्याल है नहीं नवाब साहब। हाँ शायद, और इसकी वजह आप समझते हैं। वहाँ के बाज़ उसूल बेहद अहमकाना हैं। मैं उसके बारे में आपको तफसीलात बता चुका हूँ, तालूत ने बात बनाई। खैर, अब ये बताओ क्या किया जाए? मेरा ख्याल है अजरा के घर चलें, क्यों ना सीमी और शकीला को भी साथ ले लिया जाए। मुनासिब ख्याल है, तालूत झट से बोल पड़ा, और नवाब साहब मुस्कुराने लगे। बहरहाल हम घर वापस गए। सीमी, एहसान और शकीला को तैयार कराया गया, और फिर हम अजरा के घर पहुंच गए। दिन में अजरा से मुलाकात हुई थी। हमने उसके घर आने का कोई तज़किरा नहीं किया था, इसलिए हमें अचानक देखकर वो भौंचकी रह गई, और फिर खुशी से उसका चेहरा गुलनार हो गया। घर के बच्चे ने मुसरत भरे अंदाज में इस्तकबाल किया था। अजरा की वालदा भी बेहद खुश थीं। क्या नाम है अजरा बेटी आपकी अम्मी का? जी, शादा, अजरा ने जवाब दिया। शादा बहन, मैं इन बच्चों का बुजुर्ग हूँ। मेरी एक छोटी सी रियासत है जलालाबाद, और मेरा नाम जलालुद्दीन है। बात यह है बहन कि इन लड़कों ने जगह जगह मुझे चोट दी है। यानी इन्होंने अजरा जैसी प्यारी बेटी को बहन बना लिया है, और मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मेरी कोई बहन नहीं बन सकी। नवाब साहब ने सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। मैं तो हैरान हूँ भाई साहब, और यकीन करें अक्सर सोचने लगती हूँ कि फरिश्ते सिर्फ आसमान पर नहीं रहते, कभी कभी वो ज़मीन की सैर करने भी आ जाते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों की ज़िंदगी और बुलंदी में तरक्की फरमाए। बहुत कुछ होते हुए इन्होंने हमना चीज़ों पर तवज्जो दी। इन्होंने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। नहीं, खुदा से तौबा करें, तकदीर बदलना सिर्फ उसका काम है। खुशबख्ती तो हमारी है कि उसने हम गुनाहगारों को इसका जरिया बनाया। दुरुस्त फरमाया भाई साहब, शादा ने कहा। देखिए, आप बार बार मुझे भाई साहब कहकर मेरे महरूमी के जख्म को ताज़ा कर रही हैं। ये लोग मेरे ऊपर मुस्कुराएंगे, नवाब साहब बोले। मैं नहीं समझी भाई साहब। भाई, मैं इनका चैलेंज कबूल करके ही यहाँ आया हूँ। अगर ये लोग अजरा बेटी को बहन बना सकते हैं तो क्या शादा मेरी बहन नहीं हो सकती? और अंदर खामोशी छा गई। शादा नवाब साहब के सामने नहीं आई थी और पर्दे के पीछे से गुफ्तगू कर रही थी। कई मिनट खामोशी छाई रही, फिर शादा की सिसकियां सुनाई दी। आप गालिबन रो रही हैं बहन, और मैं आपके सर पर हाथ भी नहीं फेर सकता, आपको अपने बूढ़े सीने से भी नहीं लगा सकता। भाईजान, शादा पर्दे के पीछे से निकल आई, और नवाब साहब एक कदम आगे बढ़े, फिर झिझक कर रुक गए। मैं अभी आपके सर पर हाथ नहीं रखूंगा बहन, अगर आप खलूसे दिल से मुझे भाई तस्लीम करके, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इसका ऐलान करें, तभी मेरे दिल की प्यास बुझेगी। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आपने हम गरीबों के सर पर हाथ रखा है, रब्बुल इज़्ज़त आपके सर पर रहमत का साया रखे। आपने मुझे भाई की हैसियत से तस्लीम नहीं किया है। नहीं भाईजान, खुदा की कसम, मेरा दिल कई हाथ बढ़ गया। मैं खुदा के हजूर पेश होकर आपको खुलूसे दिल से भाई तस्लीम करती हूँ। शायदा बोली। अरे तो भाई के सीने से क्यों नहीं लग जाती, पगली कहीं की? नवाब साहब दोनों हाथ फैलाकर बोले, और अजरा की वालदा नवाब साहब के सीने से लग गईं। समझे लड़को, अब मैं भी बहन वाला हूँ। नवाब साहब की आंखों से आंसू टपक पड़े थे, उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। बड़ा रिक्कत आमेज मंजर था। सीमी फूफी जान कहकर उनसे लिपट गईं। ये तुम्हारी भतीजी है शादा, और ये उसका दुल्हा, ये शकीला है, और ये
इन बच्चों से तो मैं मिल चुकी हूँ, शादा ने कहा। अरे अजरा बेटे, चलो भाई चाय बनवाओ, हम अंदर बैठते हैं, आओ शादा। और नवाब साहब निहायत अपनायत से अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अजरा की सारी बहनों को सीने से लगाया था। फूल सी बच्चियां हैं मेरी। शादा बहन, अब किसी सिलसिले में भाई का दिल तो ना तोड़ दोगी? मैं आपकी खादमा हूँ भाईजान, जो कहूँगा मान लोगी। हुक्म दें भाईजान। मैंने तुम्हें दिलो जान से बहन कहा है शादा, मेरे प्यार में कोई खोट नहीं है। एक भाई होने के रिश्ते से मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम यहाँ रहो और मैं कहीं और? मैं नहीं समझी भाईजान, शादा हैरत से बोली। मैं तुम्हें आज और अभी यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ? जहाँ मैं चाहूँ हक रखता हूँ। सर आंखों पर भाईजान। लेकिन 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 की गुंजाइश है? हरगिज नहीं, बस दुनिया वाले आपकी अनायत। क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? शादा भी परेशानी से बोली। जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से बहन बनाया है। दिल ना तोड़ो शादा, खुदा की कसम दिल ना तोड़ो। और फिर इसके बाद खूब ड्रामा हुआ। नवाब साहब भी बेहद काया थे, हमारे साथ मिलकर खूब उस्ताद हो गए थे। शादा भी तैयार हो गई और फिर इंतजामात होने में देर कितनी लगती। रासिम जैसा मुंतजिम मौजूद था। चुनाचे रात तक अजरा और उसकी फैमिली हमारी कोठी में मुंतकिल हो गई। सबकी सब हैरान और परेशान थी। खुदा ने एकदम वक्त बदल दिया था। अजरा के तो आंसू नहीं थमते थे। छोटी बच्चियां सरासीमा थीं, एक एक चीज से सहमी सहमी खौफजदा, कहीं खराब ना हो जाए। गंदी गलियों से उठकर जन्नत में आ गई थीं, लेकिन सब उनकी दिलजोई में मसरूफ थे। नवाब साहब बच्चे बन गए थे, खुश खुश चारों तरफ फिर रहे थे। बड़ी गहमा गहमी हो गई थी। और तो और एहसान उन लोगों से बहुत खुश था। कह रहा था, मैंने इतनी सारी सालियों का तसव्वुर भी नहीं किया था। कोठी की रौनक दोबाला हो गई थी। रात के खाने के बाद बड़े हॉल में महफिल जमी। उसमें सिर्फ बड़े बड़े शरीक थे। अजरा, सिमी या शकीला वगैरह नहीं थी। हाँ, एहसान शामिल था। तब नवाब साहब ने शादियों के जिक्र छेड़ दिए। कहने लगे, मैं बड़ा परेशान था। इतनी अहम जिम्मेदारियों में कोई बुजुर्ग खातून नहीं थी। खुदा ने बड़ा करम किया कि मेरी बहन यहाँ आ गई। कैसी जिम्मेदारियां भाईजान? शादा बोली। आप देख रही हैं बहन, दो दो बेटे हैं, उनकी शादियां करनी हैं, रिश्ते तय हो चुके हैं। अब भला मैं तन्हा क्या कर सकता था? ओ खुदा मुबारक करे, शादा बेगम ने कहा। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आपसे तो बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। क्या आपको एहसास है कि माशाल्लाह अजरा भी शादी के काबिल है? हाँ भाई साहब, एहसास तो सारी जिंदा हैं, लेकिन जो हालात थे आपके इल्म में हैं। अजी पुरानी बातें छोड़ो, आज की बात करो। हाँ, अल्लाह ने आपका सहारा दिला दिया है। चुनाचे अब अजरा की शादी 15 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। जी? शादा बेगम हैरत से बोली। 15 दिन के अंदर अंदर? समझी आप? भाईजान का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या ये मुमकिन है? आप ही बताएं। अरे नामुमकिन होता तो बताते ही क्यों? बस इतना ही वक्त लगेगा इन दोनों यानी साइम और आदिल की शादियों में। यूं समझ लें आप, पहले 2 बारातें जाएंगी और 2 दुल्हनें यहाँ आएंगी, फिर एक बारात आएगी और बेटी रुखसत हो जाएगी। मेरी खुद भी यही आरजू है भाई साहब। बिन बाप की बच्चियों को अल्लाह ताला इज्जत से अपने घर पहुंचा दे तो उसका बड़ा एहसान होगा, लेकिन इतनी जल्दी? लड़के के बारे में भी तो नहीं सोचा। देखो भाई शादा बेगम, हम तो हथेली पर सरसों जमाते हैं। तुम सिर्फ एक बात कहो, हमारे ऊपर एतमाद है? कैसी बातें कर रही हैं भाई साहब? अब तो खुदा के बाद आप पर सबसे ज्यादा एतमाद है। बस तो बात खत्म हुई, हम जाने और हमारा काम। आप सिर्फ देखती रहें। जो आपका हुक्म भाई साहब, शादा बेगम ने कहा और हमने सुकून की सांस ली। नवाब साहब ने वाकई हथेली पर सरसों जमा ली थी। दूसरे दिन नाश्ते की मेज़ पर भी। नाश्ते के बाद महफिल जमी। नवाब साहब ने शादा बेगम को बकिया कवायफ भी बता दिए। उन्होंने इस मसले पर पूरी तफसील शादा बेगम को बता दी थी कि क्या करना है और किस तरह करना है। उन्होंने जमशेद के बारे में भी तफसील बताई और कहा, दोपहर के खाने पर मैं उसे बुला रहा हूँ, आप अपनी राय से नवाज दें, इसके बाद ही फैसला होगा। अगर लड़का आपको पसंद आ जाए तो मुझसे कह दें, शाम को उसके मामू मुमानी आ जाएंगे। बस मुझे तो अब सिर्फ हुक्म दिया करें भाई साहब, बाकी आप जो कुछ करें वो ठीक है। शादा बेगम आप दीदा होकर बोली, मेरी कैफियत तो किसी वीराने में तन्हा खड़े उस दरख्त की मानिंद है जो सदियों से तेज आंधियों की जद में अकेला खड़ा था। हवा के झक्कड़ उसे झंझोड़ते तो वो इमदाद तलब निगाहों से चारों तरफ देखता, लेकिन दूर दूर तक किसी को ना पाकर सर झुका लेता और हवाओं के जख्म सहता रहता। उसकी आंखें बेख्वाबी का शिकार थीं। रफ्ता रफ्ता उसने मसाइब को भी जिंदगी का एक हिस्सा समझ लिया। फिर उसे आंधियों में भी नींद आने लगी। वो उन आंधियों का आदी हो गया था। एक रात वो सो गया और खूब गहरी नींद सोया। जब आंख खुली तो उसे पता चला कि आंधियां आई थीं, लेकिन अब उसके गिर्द मजबूत और तनावर दरख्तों का एक जंगल मौजूद है। उन सब ने हवाओं को उस तक पहुंचने से रोक दिया है। दरख्त को तो अब गहरी नींद सोने की आरजू है भाई साहब, ताकि जिंदगी भर की थकन दूर हो जाए। शादा बेगम फूट फूट कर रोने लगी। नवाब साहब भी आप दीदा हो गए थे।
थकन सोने से दूर नहीं होगी शादा बहन। अब तो यूं समझो उस दरख्त के इर्द गिर्द गुंजे खिल रहे हैं, बहार आ रही है, तन्हाई दूर हो रही है। जागो, जागती रहो। जिंदगी की मुसर्रतों से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करो, नींद भाग जाएगी, जागने की आरजू पैदा हो जाएगी। काफी देर तक ये माहौल उदास रहा। अजरा बी को भी आज दफ्तर जाने से रोक दिया गया था। मैं और तालूत अलबत्ता थोड़ी देर के लिए गए। जमशेद भी मौजूद था। वो और तसद्दक किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने दोनों को तलब कर लिया। खैरियत भाई? गर्मा गर्म खबरें हैं। जमशेद मुस्कुराता हुआ बोला। खैरियत? मेरे जासूस ने बताया है कि आज रात चंद अफराद कारपेट सेंटर के गोदामों में आग लगाने की कोशिश करेंगे। उनका बाकायदा तकर्रर किया गया है। ओह, मैंने दिलचस्पी से कहा। तो शमशेर अब ये कर रहा है? उसकी ऐसी तैसी। तालूत बोला। हम आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा ख्याल है पुलिस को खामोशी से गोदामों पर तैनात कर दिया जाए और रंगे हाथों उनको पकड़वा दिया जाए। शमशेर खुद बखुद रोशनी में आ जाएगा। अभी नहीं, हम मशवरा कर लें, मैंने कहा। और फिर मैं और तालूत इस बारे में गुफ्तगू करने लगे। मेरा ख्याल है शमशेर को बिल्कुल तबाह करना मुनासिब नहीं है, अलबत्ता उसकी सारी कोशिशों को नाकाम बना दिया जाए। ठीक है, वो लोग जो आग लगाने आएंगे कल से गाने बजाने का कारोबार करेंगे और शमशेर के दफ्तर के सामने डेरा डाल देंगे। वो गा गा कर उसे उसके करतूत बताएंगे और किसी तौर वहां से नहीं हटेंगे। क्यों रासिम, क्या ये नामुमकिन है? हरगिज नहीं यूसुफ इब्रान, रासिम ने नमूदार होकर कहा। बस तुम पूरी होशियारी से शमशेर के मामलात की निगरानी करो। हम उसे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म आका, रासिम ने कहा और गायब हो गया। यही ठीक है, मुझे तुमसे इत्तफाक है, तालूत ने कहा। दोपहर के खाने पर हमने जमशेद को तैयार करके अपने साथ ले लिया। बिलाशुबा आला तराश के सूट में मलबूस जमशेद बेहद हसीन नजर आ रहा था। शादा बेगम उसे देखकर हैरान रह गई थी और फिर वो प्यार से बोली, अरे अपना जिम्मी, ये तो। और फिर वो खामोश हो गई। जमशेद के बाहर चले जाने के बाद उन्होंने मुतासिर लहजे में कहा, आपने तो जमाने भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी भाई साहब। यकीन करें, मैंने कई बार इस बच्चे के बारे में सोचा था। मुझे ये अपनी अजरा के लिए बहुत पसंद था। बस अब आप इन लोगों के इस्तकबाल की तैयारियां करें, नवाब साहब ने कहा। वक्त मुकर्ररा पर तनवीर साहब, बड़ी माँ, कमाल और अफशां के साथ आ गए। शायदा बेगम बहरहाल किसी हद तक तालीम याफ्ता खातून थीं। उन्होंने नहायत पुरतपाक खैर मकदम किया था और फिर नहायत सलीके की गुफ्तगू हुई और मामलात तय हो गए। गहमा गहमी के इस वक्त में शमशेर जहन से निकल गया था, लेकिन दूसरे दिन उसकी फर्म के सामने मजमा लगा हुआ था। 4 खतरनाक किस्म के हिजड़े उसके ऑफिस की इमारत के सामने थिरक रहे थे। वो बेतुके अंदाज में उल्टे सीधे गाने गा रहे थे। जमशेर के आदमियों ने उन्हें भगाने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो बेतुके अंदाज में गाते रहे। वो अपना बकिया मुआवजा मांग रहे थे जो आग लगाने के सिलसिले में उनसे तय किया गया था। ओह, तालूत ने गर्दन हिलाई और हम लोग देखते हुए अंदर चले गए। और फिर बड़े ज़बरदस्त दिन गुजरे। तीनों शादियों की तैयारियां हो रही थीं। शकीला भी अब तनवीर साहब की कोठी में चली गई थी और तालूत किसी कदर उदास हो गया था। मैं अक्सर उसका मजाक उड़ाता रहता था और वह फीके अंदाज में मुस्कुरा देता था। वैसे हमने सारे प्रोग्राम तय कर लिए थे। अफशां से भी कम मुलाकात होती थी। हमारी कोठी में अब सीमी बुआ, शादा बेगम, अजरा और उसकी बहनें क्याम पजीर थीं और दिन रात इंतजामात में मसरूफ रहती थी। बाकी सब लोग आते जाते रहते थे और ये शादी से सिर्फ 6 दिन कबल की बात है। मैं और तालूत किसी काम से बाहर गए हुए थे और अभी वापस आए थे कि तसद्दक अंदर आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। हेलो तसद्दक। मुबारक हो जनाब, तसद्दक ने मुस्कुराते हुए कहा। खैरियत? शमशेर के दफ्तर में ताला पड़ गया, उसने कारोबार बंद कर दिया, तसद्दक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ना जाने क्यों हमारे दिलों पर खौंसे से पड़े। हमारे चेहरे उतर गए। हमने अजीब सी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने तसद्दक से कहा, ठीक है तसद्दक, जाओ, हमें ज़रा बात करनी है। और तसद्दक चला गया। अब हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तालूत के चेहरे पर भी तासुफ था। ये क्या हो गया? वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला। हाँ यार, इस वक्त अजीब लग रहा है, हालांकि यही होना था। ये सूरत हाल तो पसंद नहीं आई, तालूत परेशान लहजे में बोला। फिर अब क्या किया जाए, सोचो, तालूत ने कहा। उसी वक्त इंटरकॉम पर तसद्दक की आवाज़ सुनाई दी। एक खातून मुलाकात करना चाहती हैं जनाब, बुरका पोश हैं। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, बस मिलने के लिए असरार कर रही हैं। कौन हो सकता है? तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। भेज दो तसद्दक, उसने कहा और हम इंतजार करने लगे। बुरका पोश खातून अंदर आ गईं और फिर उसने नकाब उठाया तो हम शजते रह गए। उसे पहचानने में दिक्कत नहीं पेश आई। शमशेर की बीवी को इफ्तिताह के मौका पर भी देखा था, लेकिन उस वक्त सूजी हुई आंखें, उतरा हुआ चेहरा, बिखरे बाल, हमारे दिल लरस गए।
صرف ایک بات پوچھنے آئی ہوں بھیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ بھائی اگر بہنوں سے اس طرح ناراض ہو جایا کریں تو بہنیں کہاں فریاد کریں؟ بھائی ناراض ضرور ہوتی ہیں مگر بہنوں کے گھر تو نہیں اجاڑتے۔ بیٹھو بہن، تالوت نے کہا۔ میں اس قابل نہیں ہوں بھیا کہ اب اس قیمتی کرسی پر بیٹھ سکوں۔ بیٹھو، تالوت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ میرا شوہر سخت بیمار ہے، ہم مصائب میں گھر چکے ہیں۔ بہرحال بہن کی طرف سے کامیابی کی مبارکباد قبول کریں۔ ہم اب اس گھر میں بھی نہیں رہ سکیں گے، ہمارا بال بال قرض میں بند گیا ہے۔ وہ واپس مڑ گئی، ہم اسے روک بھی نہیں سکے تھے۔ پھر جو ہی اس نے دروازے کے باہر قدم رکھا، تالوت چیخ پڑا، ابے عارف کچھ کرو یار، چوٹ ہو گئی۔ کیا کروں؟ بلاؤ اس کلا باز کو، موجود ہے یا شادی کے سرور میں غرق پڑا ہے؟ جمشید؟ ہاں، تالوت بولا اور میں نے انٹر کام پر تصدق سے جمشید کے بارے میں پوچھا۔ ابھی آئے ہیں جناب، بھیجو جلدی، میں نے کہا، اور چند لمحات کے بعد جمشید ہمارے سامنے موجود تھا۔ اسے ساری صورتحال بتائی گئی اور جمشید بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ اب سوچو بوجھ بچکڑ جی، کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسٹاک اس نے نہ جانے کیا کیا جو ہم نے اسے فروخت کیا تھا۔ کیوں، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ اوہو، وہ تو بڑی نایاب چیز ہے، ہم اسے منہ مانگی قیمت پر خرید سکتے ہیں اور نئے سال کے لیے اسے آرڈر بک کر کے اسے 1 سال کی پوری رقم ایڈوانس دے سکتے ہیں، جمشید نے کہا، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ خدا کی قسم یہ کاروباری شیطان ہے۔ جا بھائی، کہیں اپنا یار چل نہ بسے، یہ کام تجھے کرنا ہے، جلدی کر، کل پرسوں تک ہو جائے گا، جمشید نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلا گیا۔ دماغ گھما کر رکھ دیا اس شخص نے جو کم وقت گٹار بجاتا آیا تھا، تالوت بولا، اور میں ہنسنے لگا۔ اور در حقیقت جمشید کا اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرے ہی دن ہم نے شمشیر کی فرم کھلتے دیکھی۔ پرانے اور آؤٹ آف فیشن سٹاک نکل رہے تھے اور ٹرکوں پر بار ہو رہے تھے۔ تیسرے دن شمشیر بھی نظر آیا، کافی لاغر ہو گیا تھا۔ بہرحال کسی حد تک سکون کی سانس لی گئی اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے اور سخت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہم دونوں احمق پھولوں سے لدے تنویر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے مقدس آیات پڑھ کر ہماری زندگی کو دائمی سکون بخش دیا۔ افشاں اور شکیلا ہماری کوٹھی میں آ گئیں، اور پھر وہ راتیں چھپانے کی راتیں ہیں۔ ہم آپ کو حجرہ عروسی میں کیوں لے جائیں؟ ساری باتیں بتانے کی تو نہیں ہوتی، بس ہوگا کچھ۔ خوب لطف اٹھا چکے ہیں ہماری حرکتوں سے آپ۔ ہاں، دوسرے دن جمشید بھائی کی شادی تھی، کہہ برس رہے تھے، خوشیاں بکھری پڑی تھیں۔ اپنی شادی میں شمشیر کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن دوسرے دن جمشید کی بارات آنے کے بعد وہ آیا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، اور جب اس نے نواب صاحب اور تنویر صاحب سے سلام کر کے ہاتھ ملایا تو ہم حیران رہ گئے۔ ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا، پھر وہ ہماری طرف بھی آیا۔ ایک ہارے ہوئے انسان کا سلام قبول کریں شہزادگان، اس نے کہا۔ ہم نے اسے مصافحہ کیا تھا۔ شرمندہ ہوں کل حاضر نہ ہو سکا، میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کریں۔ بہت بہت شکریہ شمشیر، لیکن ہمیں تمہارے پہلے الفاظ پر اعتراض ہے۔ جس بات پر بھی اعتراض ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، سہما ہوا ہوں، شمشیر بولا۔ ایسے معاف نہیں کیا جائے گا، تالوت بولا۔ پھر حکم دیں۔ حکم نہیں، التجا۔ ایک بازو میں مجھے لے لیں، دوسرے میں عارف کو، اور بڑے بھائی کی حیثیت سے پیشانی چوم کر مبارکباد دیں، تب قبول کی جا سکتی ہے، تالوت بولا، اور شمشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک شرط پر، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارشاد۔ اسے ایک ناکام کاروباری کی خوشامد نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ایک ایسے انسان کا خلوص سمجھا جائے جسے ماضی کی حماقتوں کا احساس ہو گیا ہو۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمیشہ فراق دل ہوتے ہیں، یہ کہہ کر ہمیں شرمندہ نہ کیا جائے، اور شمشیر ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ خدا کی قسم مجھے اپنی حماقتوں کا احساس ہے، بس اور کچھ نہ کہوں گا۔ ہماری طرف سے جو گستاخیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیں شمشیر بھائی۔ نہیں، قصوروار میں ہی ہوں۔ شمشیر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تبھی قاضی صاحب آ گئے اور جمشید کی ناک میں رسی ڈال دی گئی۔ شمشیر اور اس کی بیوی کو کسی طور جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے نواب صاحب نے درخواست کی تھی کہ 3 دن تک یہیں رہے۔ یوں یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا، اور پھر دن عید تھے اور راتیں بغیر پٹاخوں والی شب برات۔ ایسے حسین دن اور راتوں کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن بڑی ماں کسی قدر پریشان تھیں، انہیں اپنے بھائی کا خیال تھا۔ ظاہر ہے وہ بے حد ناراض ہوں گے۔ پروگرام طے ہونے لگے اور پھر ایک بات پر اتفاق ہو گیا۔ طے کیا گیا کہ جمشید ہماری فرم کے نمائندے کی حیثیت سے امریکہ جائے، اس کے ساتھ اس کی غریب بیوی عذرا بھی ہو، وہ بالکل کلاش انسان کی حیثیت سے جائے، اور اس کے بعد اپنے والدین کا رد عمل دیکھے۔ یہ بات طے ہو گئی اور شادی کے ٹھیک 10 دن کے بعد جمشید اور عذرا امریکہ روانہ ہو گئے۔ نواب صاحب بھی جانے کے لیے پر تول رہے تھے، چنانچہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ شمشیر نے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن اب اسے ہماری فرم کا پورا تعاون حاصل تھا۔
ہم نے کئی بڑے بڑے ٹھیکے اس کے سپرد کر دیے اور اسے مال بھی سپلائی کیا، لیکن یہ سب کچھ اس انداز میں کیا گیا کہ اسے ہمارے کسی احسان کا احساس نہ ہو۔ طالوت بھی بہت خوش تھا، بس کبھی کبھی وہ آنے والے چاند کی باتیں کرتا تھا۔ اس بار وہ شکیلا کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نواب صاحب بھی چلے گئے، البتہ سیمی یہیں رہ گئی۔ نواب صاحب کے ساتھ صرف احسان گیا تھا، لیکن کوٹھی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ افشاں اور شکیلا، ان دونوں نے اسے نہ جانے کیا بنا دیا تھا۔ اور پھر چاند ڈوبنے کی رات آ گئی۔ سرسری طور پر ذکر کر دیا گیا تھا کہ عادل بھائی اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر جائیں گے، لیکن اسے رخصت کرنے کے لیے کسی اہتمام کو منع کر دیا گیا۔ اچھا دوست، میری کامیابی کی دعا کرنا، طالوت نے مجھ سے کہا، اور میں نے بڑے خلوص سے اسے رخصت کیا۔ اب کوٹھی میں افشاں تھی اور میں، سیمی بھی یہاں بہت خوش تھی۔ عذرا کی بہنیں بھی کوٹھی کی رونق تھیں۔ شادہ بیگم ایک بزرگ کی حیثیت سے کوٹھی کا پورا نظام سنبھالے ہوئے تھیں اور دن رات ہمیں دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ یوں حشمت برادرز کا ایک کلرک نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ زرینہ کی بے وفائی نے اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ آج بھی جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو خود کو ایک افسانہ نظر آتا ہوں۔ طالوت کی واپسی کا وقت آ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے اس بیچارے کے ساتھ کیا بیتی، اور پھر چاند نکل آیا لیکن طالوت واپس نہ آیا۔ اپنی بے چینی کو افشاں پر بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ افشاں کو میں نے دل کا ہر راز سونپ دیا تھا، لیکن طالوت کے بارے میں کچھ بتانا ناممکن تھا۔ اس لیے میں نے خود کو معاف کر دیا تھا اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طالوت کو گئے ہوئے 5واں دن تھا اور اب کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ افشاں کی گود میں بھی اکثر طالوت کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سی پریشانیاں منہ کھول کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ 6واں، 7واں اور 8واں دن بھی گزر گیا۔ افشاں بھی اب میری پریشانیاں بھانپ رہی تھی۔ بہرحال وہ خود بھی طالوت کے لیے فکر مند تھی۔ اور 9ویں دن میں آفس میں تھا کہ اچانک طالوت دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میں دوڑ کر اس سے لپٹ گیا تھا۔ طالوت میری پشت تھپکنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر پھیکا پن نظر آ رہا تھا۔ خوب ہنی مون منایا بے ایمان؟ یہاں میں پاگل ہو گیا تھا۔ نہیں یار، گڑبڑ ہو گئی ہے، طالوت سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیا ہوا طالوت؟ شکیلا کہاں ہے؟ اسے وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ ارے خیریت؟ والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، طالوت نے بتایا، اور میں سکتے میں رہ گیا۔ کئی منٹ تک میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ بمشکل حواس قائم ہوئے اور میں نے تعصب سے پوچھا، کب؟ کیسے؟ بیمار تو پہلے بھی تھے، لیکن اس حد تک احساس نہیں تھا۔ جس دن میں وہاں پہنچا اسی دن صبح کو انتقال ہوا تھا۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں طالوت، اور کیا کہوں یار، بڑی الجھنیں پیش آ گئیں۔ یوں تو ہر زندگی کی انتہا موت ہے، لیکن بہرحال وہ میرے باپ تھے اور ان کی موجودگی میں نے کوئی ذمہ داری کبھی نہیں محسوس کی۔ یقیناً طالوت، میں مانتا ہوں اب میرے قبیلے کے لوگ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات نہیں مانوں گا تو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ میں نے پریشانی سے کہا، سنجیدگی سے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے عارف۔ یہ حالات کبھی پیش نہیں آئے تھے جو اس وقت ہیں، اور تمہارا مشورہ ہی میرے لیے راستے کا تعین کرے گا۔ ایک بات بتاؤ طالوت، اگر تم وہاں جا کر ذمہ داریاں سنبھال لوگے تو کیا تمہارا رابطہ ہم سے بالکل ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں۔ میں نے بھی اس موضوع پر بہت کچھ سوچا ہے۔ میں وہاں ایک ایسا علاقہ تعمیر کروں گا جو ہماری بیان کردہ پہاڑی ریاست کا نمونہ ہوگا، اور وہاں پر میں تم لوگوں کو بھی دعوت دیا کروں گا۔ ہمارے بغیر وہاں تمہارا دل لگ جائے گا، یہی تو سب سے مشکل کام ہوگا۔ لیکن ذمہ داریاں طالوت؟ ہاں، طالوت نے ٹھنڈی سانس لی۔ ان کا احساس ضروری ہے۔ تب طالوت، تمہیں خود میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی ذمہ داریاں ضرور پوری کرو۔ یہی مناسب ہے عارف۔ میں خود کو یہاں تنہا محسوس کروں گا طالوت، میں خود بھی۔ لیکن یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ اس وقت ہم بھٹکنے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ایک جانے بوجھے پروگرام کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہو۔ اب تم بھی سیٹ ہو اور میں بھی، اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہاں، ویسے جب بھی مجھے طلب کرو گے چشم زدن میں موجود ہوں گا۔ یہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں چند لوگوں کو تمہاری خدمت کے لیے مامور کر دوں گا، وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم چاہو گے۔ میں تمہاری محبت سے سرشار ہوں طالوت۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی؟ ہاں، اب مسئلہ دوسرے لوگوں کا ہے، وہ بھی مشکل نہیں ہوگا، یعنی ہم انہیں حقیقت بتا دیں گے۔ لیکن سیدھی بات ہے طالوت، اب تم اپنی ریاست کا نظام سنبھال لو گے، میں یہی رہوں گا۔ ہاں، باقی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جا بھی نہیں سکتے۔ پھر یار، بلا وجہ فکر مند تھے ہم لوگ، سوائے اس کے کہ تھوڑی سی جدائی برداشت کرنا پڑے گی، اور کیا تبدیلی ہوگی؟ کچھ نہیں، بس اب میں مطمئن ہو گیا، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔
سب سے پہلی اطلاع تنویر صاحب کو دی گئی تھی اور تھوڑی دیر میں ہم بھی کوٹھی ہی چلے گئے۔ تنویر صاحب نے تعزیت کی اور اس بات پر مجبوری ظاہر کی کہ وہ نہ پہنچ سکیں گے۔ ایک اور بری اطلاع بھی ہے تنویر صاحب، میں نے کہا۔ او خدا کے لیے ساری بری اطلاعات ایک ساتھ نہ دو، سننا ضروری ہے۔ عادل اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ریاست کے امور اب انہیں سنبھالنا ہوں گے۔ ارے تنویر صاحب افسوسناک انداز میں بولے، مجبوری ہے، لیکن بہرحال مقررہ دن عادل ہمارے ساتھ گزارا کریں گے۔ میں نے کہا اور تنویر صاحب ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انتظامات سنبھالنے کے بعد میں بہت جلد آپ لوگوں کو ریاست کی سیر کی دعوت دوں گا۔ بہرحال ان دلچسپیوں کو، آپ کی عنایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، طالوت نے کہا۔ شام تک وہ ہمارے ساتھ رہا اور پھر اس نے واپسی کی اجازت مانگی۔ میرے دل میں خلاصہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال طالوت کی علیحدگی کسی شدید انداز میں نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے دور رہ کر بھی دور نہیں تھا۔ طالوت چلا گیا اور پھر وہ ہر جمعرات کی رات کو آنے لگا۔ کبھی کبھی وہ دن میں بھی آ جاتا اور شکیلہ اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ ہمارے لیے بے شمار انوکھے تحائف لاتا جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ 3 ماہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ مثلاً جمشید بھیا واپس آ گئے تھے۔ ان کے والد نے انہیں اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اپنی کلاش بیوی کو لے کر وہ سیدھے گھر واپس آ گئے تھے، لیکن امریکہ سے ایک بہت بڑا بزنس لائے تھے۔ اس کے علاوہ نواب جلال الدین کی کوٹھی اب ہماری کوٹھی کے بالکل برابر ہے اور رات کا کھانا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب شدت سے جمعرات کا انتظار کرتے رہتی ہیں جب طالوت آتا ہے اور ہمارے اس گل کدے میں کہکہے بکھر جاتی ہیں۔